हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हर बच्चों का एक ये पसंदीदा टॉपिक है और वो इस टॉपिक को जानना चाहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है। तो मैं आपको आज कुछ नए अंदाज में इस टॉपिक को बताने जा रहा हूं और जो ना सिर्फ आपके क्वेश्चंस बनाने की स्पीड को बढ़ाएगा, एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ा जाता है ये बहुत बेहतर वे में आपको समझ में आएगा और आपकी पढ़ाई करते वक्त या आपकी सडनली थ्योरेटिकल कमांड और न्यूमेरिकल सॉल्विंग एटीट्यूड भी काफ़ी इन्हेंस करेगा। कई बार होता क्या है, लाइन बाय लाइन हेडिंग देखकर बच्चे ये समझ जाते हैं एनसीईआरटी को बस पढ़ते चले जाइए, कलर करते चले जाइए, हो गया। नहीं, आपको अगर एनालिटिकल स्किल डेवलप नहीं हो रहा है तो आप समझिए लाइन बाय लाइन पढ़ के भी हम जैसे टीचर भी कुछ क्वेश्चन फ्रेम करके आपको गलत करा सकते हैं। तो आपके एनटीए कितने अच्छे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे बेस्ट मेथड टू स्टडी एनसीईआरटी टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस। और इसकी सच्चाई पे हम आते हैं, बहुत कम समय में एक बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे। जैसे आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, नीट में एक सीट लेना और एक आपके बेस्ट कॉलेज में, इंडिया के बेस्ट कॉलेज में एक एमबीबीएस सीट आप चाहते हैं। और वो कैसे आएगा सभी को पता है कैसे आएगा। एक एग्जाम होगा, उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कैसे, फंडामेंटली समझिएगा। मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में कैसे आएगा, गलती ना करके। यही सबसे बड़ी चीज है। हर क्वेश्चन का आंसर करना मायने नहीं रखता, हर क्वेश्चन का सही आंसर करना मायने रखता है। ओके, और अगर करेक्ट आंसर इतना मायने रखता है तो भाई साहब आप गलती तो करोगे। तो इसका दो ही तरीका है, या तो गलती एग्जाम में कर लो या तो गलती घर पे कर लो। तो होगा क्या, आपको एलिमिनेट करना है चांस ऑफ नेगेटिव मार्क्स। और यहीं पे सारा कंपटीशन आकर हर बच्चे का स्ट्रेटजी को डिसाइड करता है कि वो इस पॉइंट पे कैसे एक्ट कर रहा है। अगर मैं सही नहीं बोल रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपके फाइनल एग्जाम में होने वाले गलतियों को सुधारने के तरीके पे ही सारी रैंक और आपका सिलेक्शन मायने रखता है, क्योंकि आपके मेडिकल में ऑलरेडी कटऑफ बहुत हाई है। ओके, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप इतने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कीजिए घर पर और थ्योरी को भी इतने एंगल से देखिए आप कि जितने भी गलतियां हैं वो घर पे हो जाए, आपके एग्जाम में ना हो। यही बेस्ट तरीका है। पढ़ाई के दो तरीके हैं। पहला, कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा जानिए कि 10 क्वेश्चन पढ़ के 100 क्वेश्चन बना दो। ये टफ काम है एंड इट विल रिक्वायर टाइम। बट दूसरा सबसे आसान तरीका है, हर चैप्टर के आप 200, 300, 400, 500 क्वेश्चन कर जाइए और उससे भी इंपॉर्टेंट बार बार रिवाइज कीजिए। तो आपके न्यू फ्रेम होने के क्वेश्चंस के चांसेस काफी कम होते जाएगा। इस रास्ते मेहनत काफी है बट सक्सेस मिलेगा और श्योरिटी है। ठीक है, तो अब इस पे मैं आता हूं। अक्सर क्या है, स्टूडेंट पूरी लाइफ में मुझे लगता है ये एक लाइन पूरा समराइज करता है आपकी प्रिपरेशन को, एरर एनालिसिस इन क्वेश्चंस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, जब भी आप कोई थ्योरी को पढ़ लिया, हर बच्चों का एक ही दर्द होता है, थ्योरी क्लियर है, क्वेश्चन नहीं बनता है। जिनको भी प्रॉब्लम है, ऐसा हो नहीं सकता अगर कोई टॉपिक नहीं आता है। ये बोल देना कि टॉपिक नहीं आता है सही नहीं है, क्योंकि टॉपिक नहीं आता है आजकल बहुत सारे वीडियो कहीं भी आप देख सकते हैं, बट टॉपिक आता भी है बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता है। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, तो अगर कोई जो बच्चा सक्सेस कर रहा है वो इस काम को बहुत सीरियसली लिया है शुरुआत से, वो अपने कोई भी क्वेश्चन बनाता है, फंसता है, उसको एनालाइज करता है, देखता है, उसके कंसर्न थ्योरी पढ़ता है, फिर करता है कि मैं क्यों गलती कर रहा हूं। जो बच्चे का ये एनालिसिस जितना ज्यादा है और जितना पहले से है वो उतना अच्छा करेगा। ठीक है, अगर आपने ये काम बहुत लेट से चालू किया है तो आपका सिचुएशन बहुत पैनिक होगा, करना तो यही पड़ेगा। ठीक है, बहुत पैनिक होगा और कम समय मिलेगा। अब कोई बच्चा शुरुआत से यही कर रहा हो तो उसके पास अपने एरर को वो इतना सोल्व कर चुका है, थ्योरी को रिफाइन कर चुका है, थ्योरी के एप्लीकेशन के तरीके को रिफाइन कर चुका है कि गलती होने के चांसेस और स्पीड उसकी काफी इनहेंस हो जाएगी इससे। खैर चलिए, तो अब हम कंपटीशन की बात कर लिए, अब आते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के तरीके पर। क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी लाइन बेस्ड आते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की भी बात करूं, यहां पे एक बड़ा अनोखा सा चीज चलने लगा है। हर बच्चा लोग इस टाइटल को देखता है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, बस उसे लगता है बस मेरा कंप्लीट सब कुछ हो गया। बट मैं एक एनसीईआरटी चैलेंजर सीरीज लेता हूं एग्जाम के पहले, जहां मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही लाइन से क्वेश्चन बनाता हूं।
बट उसमें अंतर क्या करता हूं, मैं ऐसा नहीं करता कि एक लाइन उठाया उससे एक वर्ड गायब कर दिया, मैं आपसे पूछ, नो, मैं उसको लिंक करता हूं कॉन्सेप्ट से। और बच्चे अक्सर फंसते हैं, बट वो गलती इतना प्यारा होता है कि बच्चा गलती कर जाए तो भी सीखने की उसमें भूख जागती है। अच्छा ऐसे कैसे हो गया, कल मैं ठीक करूंगा। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना तो ठीक है, बट इससे भी इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना। ओके, टॉपिक को कनेक्ट करने आना चाहिए, एक का एप्लीकेशन दूसरे में आना चाहिए, और ये कोई सिखाएगा नहीं, आपको पढ़ने का तरीका आज मैं जरूर बताता हूं। तो हम इस पे आएंगे, पहले आते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट एटॉमिक साइज। ये डी एंड ए ब्लॉक से लिया हुआ है। डी एंड ए ब्लॉक के मैंने एक चैप्टर को फोकस करके मैंने बनाया है। तो अब देखिएगा, कोई बच्चा अब ये सोचेगा एनसीईआरटी तो मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, ऐसा तो कुछ लिखा हुआ था नहीं। अब ये हर बच्चे पर डिपेंड करता है, कई बच्चा सही करेगा, कई बच्चा गलत करेगा, बट ये आपका एनालिटिकल स्किल है, ये रटने वाला भी नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते कि मेमोरी बेस्ड है, आप एनालिटिकल स्किल है। जैसे देखिए, ये एनसीईआरटी है, अगर आपकी नॉलेज की कमी है तो आपको लगेगा क्वेश्चन रटने वाला है, और रट के भी बनाया जा सकता है, बट अगर आपका एनालिटिकल स्किल काफी अच्छा है तो आप क्वेश्चन में एंजॉय करेंगे। इसका साइज का ट्रेंड क्या होता है, पहले घटेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर बढ़ेगा। तो अब मैंने ऑप्शन क्या दिया, टाइटेनियम, आयरन, निकिल और जिंक। सो आयरन, निकिल और जिंक और टाइटेनियम है। तो अब आपको ये ट्रेंड है कि ओ ये ज्यादा ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और क्वेश्चंस, अब आप में से कोई कह देगा सर वेनेडियम कर देता, तो भाई ये साइंस है, और हम साइंस बिना एक्सपेरिमेंट के पढ़ रहे हैं। कोई भी इतना फजी जोन में क्वेश्चन नहीं करेगा, जब भी किया जाएगा वो भी इंसान ही सेट कर रहे हैं। तो एक ऐसी जगह से क्वेश्चन सेट करेंगे जहां से आप पर्टिकुलर डिसीजन ले सके। जैसे 1 2 3 4 ये ऑप्शन में डाल दिया, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, जिंक, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, निकिल, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो भाई आपसे हमेशा आपको एनालिटिकल स्किल आना चाहिए, वरना सॉरी टू से आप लाइन बाय लाइन कितना भी पढ़ लीजिए फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसी से देखिए, जिरकोनियम और हाफनियम का साइज बराबर होता है। एनटीए कितनी बार एग्जाम में कर चुका है, 3D 4D का साइज क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, यहां से सिल्वर गोल्ड पिछले साल भी क्वेश्चन आ चुका है, ना जाने कितनी बार 3D, ये 3D हो गया, ये 4D हो गया, और ये 5D हो गया। इनका साइज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कारण क्या होता है, इक्वल। आप एनसीईआरटी एनालिटिकल स्किल में नहीं पढ़ोगे, बहुत दुख होने वाला है, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों फ्रेम किया, अब ध्यान से देखना। विच इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर, मैंने पूरे केमिस्ट्री को मर्ज कर दिया। O2 आप एमओटी से आंसर करोगे, O2 माइनस एमओटी से आंसर होगा। H2 P ब्लॉक का क्वेश्चन हो गया, और ये D एंड A ब्लॉक का हो गया। और एनटीए अक्सर ऐसा करता रहा है। अगर आपको याद होगा, KO2 और Na2O2 क्या है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, कितने बच्चों को याद है। अब कोई बच्चा पूरा एमओटी सीख गया, एनसीईआरटी सीख गया, सब कुछ सीख गया, बट उसे ये नहीं पता कि इस पे O2 माइनस भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज सुपर ऑक्साइड आयन। अब वो इसका एमओटी बना सकता है। तो बच्चे लोग, क्वेश्चन की प्रैक्टिस और क्वेश्चन की कनेक्टिविटी आना बहुत जरूरी है। जैसे इस क्वेश्चन में यहां पे क्या है, अगर अब कोई बच्चा, दो सिचुएशन होगा, या तो इस बच्चे को परफेक्ट नॉलेज होगा, वो कट आउट कर लेगा, बट मान लो बच्चा कंफ्यूज्ड है बट अपने नॉलेज में श्योर है, ओ MnA4 में D7 होता है, सॉरी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और D 0 है, अनपेयर्ड एक भी नहीं है, तो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। तो अगर आप अपने नॉलेज में इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आंसर सी हो जाएगा। अब किसी को H2 के बारे में नहीं भी पता था तो भी वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि आप मल्टीपल चॉइस में नहीं जी रहे हो। हाँ, H2 पुराने एनसीईआरटी में लिखा हुआ, लाइक O2 इट इज पैरामैग्नेटिक, और H2 बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। ओके, O2 एमओटी से इसे कर सकते हैं, लाइक O2 दिस इज आल्सो पैरामैग्नेटिक, सो आंसर हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चंस कहीं भी लिखे हुए आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको एनालिटिकल स्किल करना होगा। आप खुद सोचिए, अगर इसको हटा के मैं नन ऑफ दिस कर देता, तब तो और ज्यादा बच्चे गलत कर जाते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन से बचने के लिए आपकी जो नॉलेज है ना, बहुत शानदार चाहिए, टू द पॉइंट चाहिए। इसीलिए बार बार हर टीचर दुनिया का जितना भी मोटिवेशन आपको दे, लास्ट में यही कहेगा, क्वेश्चन बनाते रहिए, और थ्योरी में फंस के अपना ज्यादा टाइम खराब मत कीजिए, कंपटीशन निकालना है इसलिए। अब ठीक है, जैसे यहाँ ये सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखिएगा, मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है आपके लिए।
आपने एनसीईआरटी लाइन पढ़ा, क्या बोला है कि सेलेक्ट एंड करेक्ट स्टेटमेंट। तो मैंने बोला लैंथेनाइड का जो स्टार्टिंग मेंबर है उसका केमिकल बिहेवियर ऑलमोस्ट कैल्शियम के जैसा है और आगे वालों का एल्युमिनियम के जैसा। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो डायरेक्टली है वो यहां से लिया गया है कि केमिकल बिहेवियर इन जनरल ऑफ लैंथेनाइड सिमिलर टू कैल्शियम, बट आगे का क्या हो जाता है, एल्युमिनियम। ये आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट आज ही मैंने क्वेश्चन अपने बैच में किया, काफी सारे बच्चे थे और मैक्सिमम बच्चे गलत कर गए। एनालिटिकल स्किल डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जब ये लाइन पढ़ोगे ना तो आपको याद रहेगा, बट तो ऐसे ये कोई टीचर आपको कराएगा नहीं, क्योंकि अगर वो एक एक चीज कराने लगा तो डीएनडीएफ में भी 20-20 लेक्चर चाहिए होगा। ठीक है, तो ये आपको खुद से पढ़ना होगा। जैसे आपने इसको पढ़ा, ओके, सो लैंथेनाइड सीरियम से लेकर ल्यूटियम तक है, तो हाफ की रिएक्टिविटी कैल्शियम की तरह, आगे की रिएक्टिविटी एल्युमिनियम की तरह। तो आप जब तक खुद से क्वेश्चन करना नहीं सीखोगे बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल, ये क्वेश्चन एक मैंने फ्रेम किया कि ये जो डॉटेड लाइन है 3D सीरीज में कौन होगा। अब कोई बच्चा, ये बहुत मुश्किल है, बट अगर कोई एनसीईआरटी बहुत दिल से पढ़ता है तो बहुत आसान है। ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया। ठीक है, तो बच्चे लोग सबको पता है कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, अभी आपकी एनालिटिकल स्किल है। देखो एनसीईआरटी में आपने लाइन देखा होगा, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज डिप डाउन होता है, यानी जरूर ये 24 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, कल के डेट में ऑप्शन आ जाएगा 24, 25, 26। तो आपको और कुछ डीप एनालिटिकल स्किल भी मैं बताता हूं। जैसे ये तो बहुत परेशान कर देगा, कॉपर के साथ कौन सा हैलोजन है जो CuX नहीं बनाता है। अब आप परेशान हो जाओगे, कई बच्चा क्या क्या लॉजिक लगाएगा, बट अभी जो मैं बताने जा रहा हूं आपने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है, देखो एनसीईआरटी ये है, यहां पर कुछ इस तरह से डेटा दिया हुआ है जो बच्चा 100 में से 99 बच्चा कभी नहीं पढ़ता है। ठीक है, यहां देखो CuX पे ऊपर में 3 लिखा हुआ है, और 3 का मतलब है क्लोरीन से लेकर आयोडीन, मतलब फ्लोरीन नहीं बनाता है, तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन। ये आज तक बहुत रेयर कोई बच्चा आंसर कर पाया है, अगर करता भी है तो ये सोचकर कि फ्लोरीन आयोडीन में कोई होगा, क्योंकि CuCl देखा है, CuBr, मतलब इलॉजिक से। अब बच्चा लोग आप कहोगे सर एक दिन में कैसे, नहीं हो सकता पॉसिबल। ये पर डे पढ़ते पढ़ते और रटने की कोशिश करोगे तो और भी कभी नहीं होगा। आप इसको दिल से जितनी बार एब्जॉर्ब करोगे, रिवीजन करोगे, आपको आता जाएगा। अब हाँ, जैसे पहली बार में सब कुछ नहीं रट जाना है। जैसे कॉपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आयरन इंपॉर्टेंट है, जैसे FeCl3 आपने देखा है। ठीक है, जस्ट बट ये कह रहा है कि फ्लोरीन से ब्रोमीन होगा, बट FeI3 नहीं होता है। तो बच्चे लोग आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस लेवल तक सोचो, अगर एनसीईआरटी भी अगर बोल रहे हैं, मेरे जैसा टीचर भी अगर इतने माइन्यूट ऑब्जर्वेशन पे जा सकता है, तो अगर एनटीए चाह ले और एनटीए पे ब्लेम लग रहा है कि वो ज्यादातर इजी कर रहा है या कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए हार्ड क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, वन लाइनर ही करेगा बहुत छोटे क्वेश्चन में, बट एनालिटिकल स्किल बढ़ा सकता है और ये बहुत टफ पड़ जाएगा बच्चों के लिए। ठीक है, उसी तरह से ये क्वेश्चन देखिए। अब एक क्वेश्चन इतना शानदार है, मैंने इसको मर्ज किया है लैंथेनाइड से और सीधा पोलराइजेशन से, मैंने हिंट भी कर दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत रेयर है कि कोई बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी लाइन पढ़ के बना ले, बहुत रेयर है जिसका एनालिटिकल स्किल डेवलप नहीं है, और इसको कोई नहीं कह सकता कि एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं बच्चे लोग, आपने सुना होगा लैंथेनाइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। क्या होता है? +3। बट अच्छी बात यह है कि यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। लैंथेनम +3 से शुरू होता है और ये ल्यूटियम +3 तक जाता है और साइज कंटिन्यूअस डिक्रीज करता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपके टीचर ने आपको पढ़ा, ये और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप इससे भाग नहीं सकते। ठीक है, पूरा दिया हुआ है। अब आपके टीचर ने सिखाया होगा केमिकल बॉन्डिंग में किसी भी कैटायन का एक पोलराइजिंग पावर होता है। क्या होता है? पोलराइजिंग पावर, जो कि Q और R के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, Q ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, यानी एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ करेगा ज्यादा, और जिसका रेडियस कम उसका पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा। तो इन सभी में +3 है, तो भैया Q तो डिसाइडिंग फैक्टर है नहीं, यानी R है। और यहां से पता चला R सबसे छोटा ल्यूटियम का है, तो यानी सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो जाएगा? ल्यूटियम 3+, जो पोलराइज करेगा। और आपको टीचर ने सिखाया होगा
कि जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा ज्यादा। याद आया? और इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कोवैलेंट ज्यादा, इसमें आयनिक ज्यादा। अब कोई बच्चा ये कहे कि एनसीईआरटी के बाहर है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है, नहीं तो ये बहुत टफ क्वेश्चनों में से एक है, बहुत टफ क्वेश्चनों में से, और ये नथिंग मोर देन दिस। ओके, इस तरह से अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने कई बार अपने लेक्चर में करवाया है, और जो बच्चे मेरी क्लास रेगुलर कर रहे हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे ये मैं पूछता हूं, मैं पहली बार बताता हूं, आप भी उस तरह आंसर कीजिएगा कि सर पहली बार में इसका आंसर कोई बच्चा क्या देता। विच मॉलिक्यूल हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ? मैक्सिमम बच्चा करता है बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सब बच्चा करता है जल्दी से। वो आज तक हर बच्चा पहली बार में मुझे यही आंसर किया है। ठीक है, अगर आप भी पहली बार देख रहे होगे तो यही आंसर करोगे, FFHH, क्योंकि वो मैथ को साइंस समझ लेता है, और हमारे यहाँ यही बुरी हाल है। ठीक है, तो ओ ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ छोटा, N2 जल्दी से आंसर करता है। बट मैथ साइंस नहीं है, मैथ साइंस का लैंग्वेज है। आप यहाँ पर डेटा देखो, H2 का 74 पिकोमीटर है और N2 का 109 है। आंसर इसका है H2। आप कहोगे सर डेट, अब कुछ बच्चे अचानक से परेशान हो जाएंगे, सर ये तो रटने वाला क्वेश्चन हो गया, डेटा बेस्ड क्वेश्चन हो गया। गलत, इस क्वेश्चन को रटा नहीं जाता है। जब आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी ने ऐसा डेटा दिया है, तो इट नॉट पॉसिबल कि आप हर किसी का डेटा रटें, नहीं पॉसिबल है। बट सबसे छोटा कौन है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसको एनालिटिकल स्किल बोलते हैं। आपको कभी याद नहीं रखना है कि H2 का 74 होता है। ओके, जितने भी नॉर्मल बॉन्ड आपकी दुनिया में, देखो यहां से तो कोई दिक्कत है नहीं, ये आपको सबको आता है। ठीक है, यहां पे जैसे आप सोच रहे हो नीचे की ओर बढ़ते जा रहा है, N2 सडनली, यार इवन N2 मतलब N2 सेकेंड है, बट H2 से छोटा है, H2 से बड़ा है। तो एनालिटिकल स्किल अगर आप नहीं कर रहे हो साइंस में, तो बुरी तरह से आप फंसने वाले हो। ये तो मैं कुछ ही क्वेश्चंस करा रहा हूं, और इसीलिए मैं अक्सर जब सीरीज लेता हूं तो आप मेरी क्लास में आया कीजिए, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी या इस तरह से पढ़ा कीजिए खुद से भी, वरना लाइन बाय लाइन पढ़ने से, लाइन बाय लाइन तो हर किसी को पता है, वरना एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ लेगा, पॉसिबल नहीं है। एनालिटिकल स्किल डेवलप नहीं होगा, नहीं बना पाओगे। अभी तो इतना ही है, मैं फिजिकल में भी कर दूंगा, ऑर्गेनिक में भी कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चे लोग, आई होप आपको कुछ तरीकों से बेहतर समझ में आएगा। और क्वेश्चंस मेडिकल निकालना है, यानी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेस्ट होनी चाहिए। और आपके एग्जाम में आप लकली क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका भी बेस्ट होना चाहिए। लाइन बाय लाइन ये एक बहुत बड़ा छलावा है। ठीक है, आप, मुझे पता आप सब पढ़े हुए हैं, बट उस क्वेश्चन का कनेक्शन कहां होगा, इसको मैप करने अगर नहीं आ रहा है, फंस जाइएगा, खास करके केमिस्ट्री में। ओके, तो आई होप आपको ये पीडीएफ वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नीट, आप यहाँ पर नीट रख लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले किसी और डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय।